Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss solution of AITS Major Test 05. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. फिजिक्स का सेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. 1 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको फिजिक्स का सेक्शन दिखेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है बच्चे? ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है. तो आप जब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े होंगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे, है ना. तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. थ्योरी का पार्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है. इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट 1, व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद अ गैलियम इट बिकम्स पी टाइप एंड व्हेन डोप्ड विद एंटीमनी बिकम्स एन टाइप. अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो गैलियम है ना, गैलियम जो है वो ग्रुप 13 एलिमेंट है और एंटीमनी जो है वो ग्रुप 15 एलिमेंट है. ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप पता होगा तो आप पता कर सकते हैं. तो अगर ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डोप करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, और जब हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ डोप करते हैं सिलिकॉन को तो क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. तो स्टेटमेंट तो सही लग रहा है. सिलिकॉन को गैलियम मतलब ग्रुप 13 के साथ डोप कर रहे हैं, पी टाइप बनेगा, और जब हम एंटीमनी के साथ उसको डोप करेंगे तो क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर. सच दैट पी टाइप्स हैज एक्सेस होल्स. हमें पता है पी टाइप्स के अंदर होल्स जो क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. एंड एन टाइप्स के अंदर क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है. अब हम लोग बात करेंगे दूसरे स्टेटमेंट के बारे में. स्टेटमेंट 2, व्हेन सच पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फ्यूज्ड to make a p-n junction, a current will automatically flow which can be detected with an externally connected ammeter. नहीं, गलत है. अगर P और N दो टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, है ना, तो क्या होगा? डिफ्यूजन करंट बहुत छोटे से टाइम के लिए फ्लो करेगा, बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और फिर फर्दर करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अगर करंट फ्लो करवाना है तो आपको फॉरवर्ड बायस्ड करना पड़ेगा, है ना. तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और यह है ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, the threshold frequency of a metal is f0. When the light of frequency 5 f0 is incident on the metal plate, the maximum velocity of photoelectrons is v1. And when the frequency of incident radiation is increased to 10 f0, the maximum velocity of photoelectrons emitted is v2. The ratio of v1 upon v2. चलिए, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था आइंस्टाइन का इक्वेशन. क्या होता था? ये होता था एच न्यू माइनस फाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. यही होता था ना, याद कीजिए. इसी से सवाल बनेगा, इसी थ्योरी से सवाल बनेगा. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है f0, ठीक है, और जो लाइट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रहा है वो क्या है? 5 f0. तो ये क्या हो जाएगा? 5h f0 h इंटू जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी है 5 f0, तो 5h f0 हो गया, माइनस वर्क फंक्शन अगर आप लिखेंगे तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? h इंटू f0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. और क्या बोला जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चे? हाफ m. और इसमें बोल रखा है सवाल के अंदर कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितना है? v1 है. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर. ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. तो हो जाएगा 4h f0 इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर. पहला इक्वेशन हो गया. ठीक है, पहला हमने यहाँ तक कर लिया.
आगे पढ़ते हैं इससे आगे, इसके आगे क्या बोला जा रहा है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू 10 f0, जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, और वो कितना हो गया 10 f0। तो क्या लिखेंगे 10 h f0 माइनस h f0 इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या बोला जा रहा है कि v2 हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया, v2 हो गया। तो यहां से बच्चे हम लोग लिख सकते हैं 9h f0, है ना, 9h f0 इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ v1 टू v2, मतलब v1 अपॉन v2 पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन सेकंड से। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा बच्चे v1 स्क्वायर और इधर बचेगा v2 स्क्वायर, है ना, और इधर हो जाएगा 4/9 हो जाएगा ना, देखो साफ साफ दिख रहा है। और v1 अपॉन v2 अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 2/3, तो रेशियो हो जाएगा 2:3। क्लियर है। तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा 2/3। सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। Two identical metallic sphere A and B having charge plus q/2 when placed at certain distance in air repel each other with a force of F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B, and finally placed at midpoint between sphere A and B. The force experienced by sphere C will be। देखिए क्या बोला जा रहा है, दो स्फेयर है A एंड B आइडेंटिकल है, दोनों को के ऊपर इक्वल चार्ज है q/2, ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है जब सर्टेन डिस्टेंस पे दोनों स्फेयर को रखा गया है तो वो फोर्स है F। फिर क्या किया गया कि एक तीसरा आइडेंटिकल लेकिन न्यूट्रल स्फेयर है C, उसको टच किया गया पहले स्फेयर A के साथ और फिर देन स्फेयर B के साथ, है ना। इस प्रोसेस में चार्ज का शेयरिंग हुआ होगा A एंड C के बीच में एंड देन फिर B एंड C के बीच में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि C पे फोर्स क्या लग रहा होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं दो स्फेयर है A B और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, मान लीजिए D है। तो अगर डिस्टेंस D है और चार्ज कितना है बच्चे q/2 सवाल में बोला जा रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है उसका नाम दिया गया है यहाँ पे F, उसका वैल्यू क्या दिया गया है F। और F कितना हो जाएगा, ये F हो जाएगा k q/2 अपॉन d स्क्वायर, और लिख सकते हैं kq² अपॉन 4d स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ने F को लिख लिया। अब ध्यान से सुनिए, जो समझा रहा हूं उसको समझिए। A है और ये B है, ठीक है। इस पे भी q/2 था, इस पे भी q/2 था। अब क्या किया गया, एक C जो कि न्यूट्रल है उसको टच किया गया A के साथ। तो A के साथ जब टच करोगे तो इक्वली चार्ज शेयर करेगा दोनों, आधा आधा। तो टोटल चार्ज कितना है q/2, तो उसका हाफ हाफ शेयर हो जाएगा। मतलब कि जब हमने C को A के साथ टच किया तब चार्ज जो A और C पे हो गया वो कितना हो गया, तो इन दोनों पे हो गया q/4। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। स्पेस का कमी है इसलिए अलग से नहीं कर सकते, यहीं पे आपको समझना पड़ेगा। तो q/4। अब इसको टच किया जा रहा है B के साथ, अगेन हाफ हाफ शेयर करेगा। तो हाफ कितना हो जाएगा, तो q/4 प्लस q/2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बच्चे 3q/8, है ना। 3q/4 ऊपर हो जाएगा अपॉन 2 3q/8। मतलब कि फाइनली ये दोनों जो चार्ज शेयर करेगा वो कितना शेयर करेगा, 3q/8 इस पे होगा और 3q/8 इस पे होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें समझ में आ गया कि B पे जो फाइनल चार्ज आने वाला है वो आने वाला है 3q/8 और C पे भी इतना ही चार्ज आ रहा है, कितना 3q/8, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब A C को रिपेल कर रहा होगा, है ना। A क्या कर रहा होगा, C को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में।
बी क्या कर रहा होगा, सी को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है ना। तो नेट फोर्स अगर सी पे लिखें, एफ नेट ऑन सी, तो हो जाएगा के Q1 Q2 दैट इज Q बाई 4 इंटू 3Q/8 अपॉन, ये वाला डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा बच्चे, D/2, तो ये हो जाएगा नीचे D²/4, कितना हो जाएगा D²/4, क्लियर है। माइनस इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K 3Q/8 का होल स्क्वायर अपॉन D²/4, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लिख देता हूं मैं, ये आएगा बच्चे KQ² है ना, साथ में आएगा 3, तो 3KQ² अपॉन 8D² माइनस, इसको लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 9 और 16, तो ये आ जाएगा 9KQ² अपॉन 16D², 16D², ठीक, क्लियर है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16D², तो हो जाएगा KQ² कॉमन है बच्चे, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -9, तो 3KQ² अपॉन 16D², माइनस साइन अपोजिट में बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, है ना, शायद मैंने पहले छोटे वाले को ले लिया है, तो माइनस से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड देखना है हमें। तो 3KQ² अपॉन 16D², इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 KQ² अपॉन 4D², बोलो बच्चे, लिख सकते हैं ना। KQ² अपॉन 4D² क्या लिखा था हमने, देखिए F, है ना, तो इसका मतलब कि क्या आया 3/4F, और सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, टोटल का हाफ होता है ना। रिलेशन भी आप देखना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, है ना, और टोटल अगर आप लिखोगे, सॉरी हाफ नहीं 1/4, है ना, और टोटल लिखोगे तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, तो इसका आधा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/2, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव के अंदर जितना भी एनर्जी होता है वो इक्वली शेयर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो टोटल एनर्जी डबल हो जाएगा, और टोटल एनर्जी का हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा और हाफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो रेशियो हो जाएगा 1/2, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाँ, मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है एंड मैग्नेटाइजेशन है, दूसरी तरफ डायमेंशन है, हमें मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, 2-4 मैच करेंगे, 2-3 उसी में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन, तो कोई भी एक रिलेशन याद कर लो, तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स होता है BIL, B हो जाएगा F/IL, तो F का हो जाएगा ML/T-2, I का हो जाएगा I, L का हो जाएगा L, तो आ जाएगा ML0, I का पावर -1, T का पावर -2, तो ML0 I का पावर -1, T का पावर -2। यहाँ पे I के जगह पे A यूज किया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो पहला का हो गया 3,
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है B इंटू ए, बी लिखेंगे तो बी अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, ये था m t-2 और I-1, ठीक यही है ना। और एरिया मतलब L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mL2 t-2 I-1, ml स्क्वायर t-2 a-1, ये पहला हो जाएगा। क्लियर है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो हम लोग जानते हैं सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता है ना, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा B अपॉन NI, N तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो B अपॉन I हो जाएगा, है ना। तो इसका देख लेते हैं। हाँ, तो नंबर N हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो B का हमने अभी लिखा है और B का क्या है m t-2 I-1, I का I हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और A है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब L का पावर -1 आएगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा ml t-2 I-2, ml t-2 I-2, 4 हो गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है D का हो जाएगा, फिर क्या रह गया, रह गया 2 नंबर, तो D का हो जाएगा 2। चेक कर लेते हैं 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ टाइप्स A, B एंड C हैविंग मासेस Ma, Mc एंड Mb। रिलेशन दे रखा है तीनों का मास का, किसका ज्यादा है किसका कम है। द रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। VRMS क्या हो जाता है बच्चे, VRMS अगर हम लोग देखें तो VRMS हो जाता है 3 kT अपॉन m, क्या हो जाएगा 3 kT अपॉन m, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो VRMS है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास के, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं कि रूट m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा VRMS के, ये भी लिख सकते हैं, है ना। और हम लोग लिख सकते हैं m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V स्क्वायर RMS का, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिलेशन दे रखा है MA ग्रेटर देन MC ग्रेटर देन MB, तो MA के जगह पे 1/VA का स्क्वायर हो जाएगा, 1/VC का स्क्वायर हो जाएगा, 1/VB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है। और हम लोग लिख सकते हैं 1/VA ग्रेटर देन 1/VC ग्रेटर देन 1/VB, इससे ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1। 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। According to Bohr atom model, in which of the following transition will the frequency be maximum? Frequency maximum क्या होगा, जहां पे डेल्टा E मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होना है। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने का मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ट्रांजिशन के केस में वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। अब बना लो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। अब बताओ, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस इसका है, इससे ज्यादा इसका है और इससे ज्यादा इसका है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ मिलेगा आपको, ये 5 है, माफ कीजिएगा, 5 से 1 में, तो इसमें चूज कर लीजिए।
n 5 से जब 1 में जाएगा तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। The slope of the graph showing the variation of potential difference V on x-axis and current on y-axis gives conductors क्या देता है? तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि x एक्सिस पे हमें क्या रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस V को, और y एक्सिस पे क्या रखना है जी, y एक्सिस पे रखना है करंट को। ठीक है, तो करंट को रख दिया। तो इसका जो स्लोप होगा है ना, स्लोप होगा tan थीटा, m लिखें tan थीटा हो जाएगा I अपॉन V, और क्या हो जाएगा 1/r, है ना। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। To demonstrate the phenomena of interference, we requires two sources which emits radiation of same frequency and having a definite phase relationship, है ना। ये तो रेजोनेंस का मतलब इंटरफेरेंस का कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, इसलिए हम लोग डबल स्लिट यूज करते हैं, है ना। 2 कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए और डेफिनेट फेज रिलेशनशिप होना चाहिए। तो 10 का 3 थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी से ही आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। The instantaneous velocity of a particle moving in a straight line is given as v equal to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constant. The distance traveled by the particle between 1 second and 3 second. यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो क्या है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे ds अपॉन डी टी, और ds अपॉन डी टी हो जाएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ds इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। इधर से डी टी इस तरफ आ गया, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जो इंटीग्रेशन आने वाला है, लिमिट भी डालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 1 to 3, तो लिमिट आ जाएगा 1 to 3। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इसका लिखोगे तो इसका हो जाएगा बीटा टी क्यू बाई 3। ठीक है, s इक्वल टू आ गया, है ना। हमसे पूछ रहा था डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ से कहाँ, 1 से 3 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो 3 पुट करोगे तो 9 माइनस 1 8 अपॉन 2 4 अल्फा हो जाएगा इधर, प्लस उसमें पुट करोगे तो 27 माइनस 1 26 अपॉन 3, तो 26 बीटा अपॉन 3। s इक्वल टू आया है क्या ऑप्शन, 4 अल्फा प्लस 26 बीटा अपॉन 3 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जगह नहीं है लेकिन जगह खाने वाला सवाल है, ऊपर बना दूंगा मैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या बोला जा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ √8 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस इज B2। देन वैल्यू ऑफ B1 अपॉन B2 विल बी। सबसे पहला सवाल तो है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। B1 हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, μ0I अपॉन 2R, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस √8 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ए है लूप और इसके एक्सिस पे इधर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है B2 x डिस्टेंस पे,
और जो कि x डिस्टेंस जो है वो √8r के बराबर है। सवाल में ऐसा बोला जा रहा है, √8 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, तो B2 का फॉर्मूला, एक्सिस पे फॉर्मूला होता है बच्चे μ0I_r² अपॉन 2r² प्लस x² का पावर 3/2। ये दूसरा हो गया। हमसे पूछा जा रहा है B1 अपॉन B2, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो B1 अपॉन B2 अगर मैं करूंगा, है ना, तो ये बच्चे 2 कट गया, r कट गया, नीचे बच जाए, ऊपर बच जाएगा r² प्लस x² का पावर 3/2 और नीचे बच जाएगा r3। ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, √8r है तो √8r 8r 9r² हो जाएगा, और उसका करेंगे तो 3r हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट ही कर देता हूँ पहले, r², ये हो जाएगा बच्चे 8r² का पावर 3/2 और हो जाएगा r3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9r² का पावर 3/2 अपॉन r3। सॉल्व करोगे तो आएगा 27। 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 और फिर उसका क्यूब कर दोगे तो क्या हो जाएगा 27। तो सही ऑप्शन आ गया 27/1। 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर। A long cylindrical wire carrying a current of 18 ampere has radius 6 mm. Then find its magnetic field induction at a point 4 mm from the center of the wire. Current is uniformly distributed. देखिए क्या बोला जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल वायर है। सिलेंड्रिकल वायर का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, है ना, तो मान लीजिए उस वायर का रेडियस कितना है जी, r, है ना, और हमसे स्मॉल r डिस्टेंस पे, अंदर पे देखो 4 mm है, मतलब 6 से कम है, मतलब इनसाइड में है। तो इधर कहीं हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझसे पूछ रहा है तो मुझे इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। क्या लिखेंगे, B.dl μ0 टाइम्स I इनक्लोज्ड लिखेंगे ना। तो पहले तो I इनक्लोज्ड पता करना पड़ेगा। तो πr² में, πr² में बच्चे करंट है कितना, 18 एम्पियर। यूनिट में हो जाएगा 18/πr², और πr² में आ जाएगा 18/πr² और इंटू पाई स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 स्मॉल r यहाँ पे बच्चे 4 mm है ना, और कैपिटल R जो है वो कितना है, 6 mm। ठीक है, तो इधर हो गया 4 × 4, नीचे हो गया 6 × 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 8 एम्पियर। तो I इनक्लोज जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8 एम्पियर। तो B.dl करेंगे तो ये हो जाएगा B × 2πr और μ0 × I। B लिखेंगे तो हो जाएगा μ0I अपॉन 2πr। अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें इनक्लोज्ड करंट पता है जो I इनक्लोज्ड है ना, तो μ0 हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7। I इनक्लोज्ड हो जाएगा 8, नीचे भी आ जाएगा 2π और R की जगह पे आएगा 4 mm, तो 4 × 10⁻3 मीटर। तो यहाँ से 2 कट गया, ठीक है, और यहाँ से 2 कट गया और यहाँ से 4 हो गया। तो 4 × 10⁻⁻4 आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमें, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, 13 का ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, टू गेट एन आउटपुट ऑफ जीरो, आउटपुट जीरो हमें इसमें से निकालना है। फ्रॉम द सर्किट शोन इन फिगर द इनपुट मस्ट बी, इनपुट क्या होना चाहिए, ए बी सी। यहां पे देख लीजिए, पहले तो हम इसका आउटपुट का रिलेशन बना लेते हैं। तो ए है, बी है, और गेट है, यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी, यहां पे आ जाएगा सी, यहां पे नैंड गेट है तो ए प्लस बी, एंड होता तो ए प्लस बी इंटू सी हो जाता, नैंड है तो ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसको आगे डी मॉर्गन लॉ से ब्रेक कर सकते हो, तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा और प्लस सी का बार हो जाएगा। क्लियर है, ए प्लस बी का बार हो जाएगा और प्लस सी का बार हो जाएगा। अब देख लो, हमें आउटपुट चाहिए कितना, 0। अब 0 होने के लिए सी को तो 0 होना, ए वाला आउटपुट 0 होना चाहिए। तो ए 0 कब होगा, जब सी का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सी बार है तो सी का वैल्यू तो 1 होना ही पड़ेगा, तभी 0 आउटपुट आ सकता है। क्योंकि या तो ए वाला टर्म 0 हो जाए और ए वाला अगर 1 हो गया तब भी 1 आ जाएगा। तो 0 होने के लिए दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो सी 0 तब होगा, मतलब सी बार 0 तब होगा जब सी का वैल्यू 1 होगा। तो यहां से हमें सी का वैल्यू तो पता चल गया, या तो ए होगा या तो ए होगा आंसर, ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पे 0, ए वाला इसका भी 0 होना चाहिए और इसका भी 0 होना चाहिए। इसका 0 कब होगा जी, जब ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी 1 होगा, और ए प्लस बी 1 होने के लिए किसी एक को 1 होना पड़ेगा, है ना। तो किसी एक को 1 होना पड़ेगा। तो ठीक है, ए 0 हो गया, बी 1 हो गया, तो सही आंसर हो गया 14 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ गए होंगे। यहाँ पे नहीं हो सकता, दोनों 0 0 हो गया तो 0 0 का बार कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। आउटपुट हमें क्या चाहिए, 0। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A coil is placed in a magnetic field B as shown below. Current is induced in the coil because B is, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे coil है, coil के अंदर induced current है और कैसा है, clockwise। अब clockwise induced current दो ही कंडीशन में हो सकता है। कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है बच्चे, तो एक तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो, है ना, और आउटवर्ड में इंक्रीज कर रहा हो, तो उसको कम करने के लिए इंड्यूस्ड करंट कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और दूसरा ये हो सकता है कि इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड हो और इनवर्ड में घट रहा हो, तो घट रहा है तो बढ़ाने के लिए इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यही दो कंडीशन हो सकता है, देख लेते हैं इसके अंदर। अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बिकॉज बी इज, हाँ, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डिक्रीजिंग विद द टाइम, गलत है। आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग बोल रहा है, आउटवर्ड में इंक्रीजिंग है तो ये भी गलत है। इनवर्ड एंड इंक्रीजिंग बोल रहा है, इनवर्ड में क्या है बच्चे, डिक्रीजिंग, तो ये भी गलत है। इनवर्ड एंड डिक्रीजिंग, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, 15 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16। अ बॉडी ऑफ मास 8 kg is acted upon by a force which cause a displacement in it given by x equal to tq by 6 meter where t is the time in the second, the work done by the force in 2 second। वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो आप वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x दे रखा है tq/6, तो dx अपॉन dt वेलोसिटी आएगा और ये आ जाएगा t²/2, 3t²/6, तो t²/2। अब यहाँ पे वेलोसिटी t = 1 पे अगर लिखेंगे, t = 0 पे लिखेंगे इनिशियल, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब t = 2 पे लिखेंगे तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्क डन लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम, एम हो गया 8
2 का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे? तो 8 इंटू 4 32/2 16 जूल। कितना आ जाएगा? 16 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। कितना? 16 जूल। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं। 17 सन इज विजिबल little before the actual sunrise and until a little after the actual sunset. This is due to, है ना, एक 10th क्लास का सवाल है। उसमें क्या होता है बता देता हूँ। इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 17 का 4। कैसे काम करता है वो थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अर्थ है ना, और मान लो ये हॉरिजॉन है, तो सन यहाँ पे है मान लो, है ना। तो सन से यहाँ तक तो लाइट पहुँच सकता है, अभी तक पहुँच सकता है। लेकिन सन अगर मान लो हॉरिजॉन के नीचे चला गया, सन इधर आ गया, है ना, तो क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेयर है ना, क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो सन से जो लाइट आती है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होकर ऐसे बेंड हो जाती है लाइट। ठीक है, बहुत सारे रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। तो इसके पीछे क्या है? इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो 17 का हो जाएगा 4। क्लियर है? अगला सवाल अर्थ था। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। 3 फोर्सेज F1 इक्वल टू 13, F2 इक्वल टू 5, F3 इक्वल टू 12 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मासेस 3.2 kg। m दे रखा है 3.25 kg सच दैट F2 एंड F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary, है ना। पार्टिकल क्या है? स्टेशनरी है, मतलब नेट फोर्स 0 हो रहा है। ठीक है। If the F1 is removed, then the acceleration of the particle। तो देखो बच्चों, 3 फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, F1, F2, F3, है ना, और ये रेस्ट में है। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या है? 0। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्या होना चाहिए? 0, है ना। और F1 किसके बराबर हो जाएगा? F1 माइनस ऑफ F2 प्लस F3 के, होगा कि नहीं? अब आपने मान लो F1 को रिमूव कर दिया, तो F1 रिमूव कर दोगे तो F2 F3 रह जाएगा ना। किसके बराबर है वो? F1 के बराबर, मैग्नीट्यूड में, है ना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F1 अपॉन m। F1 कितना था? 13 अपॉन 3.25 kg, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही ऑप्शन आ जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैग्नीट्यूड जितना F1 का होगा उतना ही F2 प्लस F3 का होगा, है ना। डायरेक्शन अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वैसे भी आप F2 और F3 परपेंडिकुलर है, आप निकालेंगे तो 13 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 9m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments, 2 fragments of mass 2m each move along the mutually perpendicular direction with the speed v each. Find the total kinetic energy during the process is। चलिए 9m है, 9m है और रेस्ट में है। ठीक है, टूटा 3 पार्ट में, है ना। एक 2m, दूसरा भी 2m, तीसरा ऑब्वियस सी बात है कितना रहेगा? 5m। 3 पार्ट में है तो टोटल है 9m। और 2m वाले का वेलोसिटी भी है, 2m वाला का वेलोसिटी भी है। 5m वाले का नहीं पता, v डैश मान लेते हैं। हाँ ठीक है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम Pi इक्वल टू Pf। इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि रेस्ट में है। बाद में लिखेंगे तो 2mv i कैप लिख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा 2mv j कैप। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एक को i में ले लिया, दूसरे को j में ले लिया। तीसरा 5m v डैश, है ना। यहां से हम लोग v डैश लिख सकते हैं। v डैश आ जाएगा 2/5 v i कैप प्लस 2/v
सॉरी 2/5 v जे कैप। ठीक है जी, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड भी आप लिख सकते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आएगा 2√2v/5 दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पहला का लिखेंगे तो 1/2 × 2m × v², दूसरा का लिखेंगे तो 1/2 × 2m × v², और तीसरे का लिखेंगे तो 1/2 × 5m v², 2√2v/। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? यहां से इसको नीचे इधर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा mv² प्लस mv² प्लस 25 5 8, ये हो गया 8m v², नहीं 8 नहीं हो जाएगा, और 8 इधर 2 है, 4 हो जाएगा, 4mv²/5। ठीक है, इधर हो गया 2mv², 4mv²/5, ये हो जाएगा 14mv²/5। देख लेते हैं ऑप्शन 14mv²/5, यहीं पे है थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाँ, an unstable heavy nucleus at rest breaks into two nuclei which move away with velocity in the ratio 27:64. The ratio of radii of nuclei is, है ना? क्या बोला जा रहा है कि एक अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियाई है जो कि रेस्ट में है ना? तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे Pi = Pf। तो पहले तो 0 था, बाद में टूट गया, है ना? और एक का वेलोसिटी है 27v, तो m1 × 27v प्लस m2 × 64v, है ना? तो यहां से हम लोग अगर m1/m2 लिखें, क्लियर है, m1/m2 लिखें तो क्या आ जाएगा बच्चे? 64/27। अब थोड़ा सा एक बात समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे। क्या समझना पड़ेगा? तो देखिए, न्यूक्लियस की बात हो रही है, अगर मास लिखेंगे न्यूक्लियस का तो हो जाएगा डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। डेंसिटी कांस्टेंट होता है बच्चे, किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डेंसिटी हो गया कांस्टेंट, तो m जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? वॉल्यूम के, और वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होना मतलब r³ के प्रोपोर्शनल होना, है ना? रेडियस के क्यूब के। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m1/m2 का मतलब होगा r1/r2 का क्यूब, का मतलब होगा 64/27, होगा ना जी? अब यहाँ से r1/r2 आप लिख सकते हैं, r1/r2 आ जाएगा 64/27 का पावर 1/3, तो हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3 सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? तो 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देखते हैं। Two metallic wires of identical dimension are connected in series. If sigma and 2 sigma are the conductivity of these wires respectively, the effective conductivity of the combination. देखिए, दो वायर्स हैं, डायमेंशन बिल्कुल सेम है, मतलब लेंथ एरिया सेम है, और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और इसका इफेक्टिव लिखना है। इफेक्टिव लिखना है तो इसके बदले में एक वायर और ले लेते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा? डबल। इसका L था, इसका L था, तो इसका कितना हो गया? 2L। अब R इक्विवेलेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? सीरीज में है तो R1 + R2,
और आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर क्या होता है जी, रो एल बाई ए। सिग्मा के टर्म में लिखना चाहते हो तो एल बाई सिग्मा इंटू ए, है ना, कंडक्टिविटी के टर्म्स में। ठीक है, तो पहला लिखेंगे तो यहां पे लेंथ हो गया 2l, सिग्मा हो जाएगा इफेक्टिव, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा a। r1 लिखेंगे तो लेंथ हो जाएगा l, सिग्मा है पहले वाले का सिग्मा दे रखा है और इंटू a, दूसरे वाले का l, सिग्मा कितना दे रखा है जी 2 सिग्मा और इंटू a। तो यहां से क्या बच गया, यहां बच गया 2 अपॉन सिग्मा इफेक्टिव अपॉन 1 बाई सिग्मा प्लस 1 बाई 2 सिग्मा। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 बाई सिग्मा इफेक्टिव हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 2 प्लस 1 और सिग्मा इफेक्टिव हो जाएगा 4, कुछ तो मिस कर रहा है, 2 सिग्मा इफेक्टिव सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा, गलत एलसीएम ले लिया। ये हो जाएगा बच्चे 2 सिग्मा, एलसीएम लेंगे तो सिग्मा 2 सिग्मा का क्या हो जाएगा 2 सिग्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन 3, 4 सिग्मा अपॉन 3, सिग्मा इफेक्टिव क्या हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन 3, ऑप्शन नंबर 2। तो 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। 2 particles A and B having different masses are projected from a towers with the same speed, are projected vertically upward and B projected vertically downward on reaching the ground। ये सिंपल सा सवाल है, टावर है, यहाँ से तुम B नीचे पिच थ्रो करो, B ऊपर थ्रो करो, ये वापस ऊपर जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो इसका भी वेलोसिटी तो V ही हो जाएगा ना जी। सोच के देखो ना, तो दोनों सेम स्पीड से नीचे पहुंचेगा कि नहीं, और नहीं तो आप लगा लो, यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -h हो जाएगा, एक्सेलरेशन -g हो जाएगा। पहला कंडीशन जब नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा v², फाइनल वेलोसिटी लिखना है यहाँ पे, तो v² u², ये -v हो जाएगा 2 -g -h, क्या आया v² प्लस 2gh आया ना। दूसरा कंडीशन जब ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो v², अब ऊपर करो चाहे नीचे करो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, फाइनली तो इसको नीचे आना है तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा h, और इसमें सिर्फ वेलोसिटी को क्या लिखेंगे ऊपर की तरफ प्लस हो जाएगा, अब प्लस 2 -g -h, तो सेम ही रिलेशन आएगा, आप देख लो, ऐसे भी पता था, अंडरस्टूड था कि सेम ही होगा। तो बोथ ए एंड बी अटेन द सेम वेलोसिटी, 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। A balloon filled with helium 35 डिग्री सेल्सियस and 2 atm burst immediately after the expansion of helium can be considered as। burst हो रहा है, फट रहा है, फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस हमेशा क्या होता है एडिवेटिक, ऑब्वियस सी बात है, इरिवर्सिबल होगा, फास्ट प्रोसेस है, वापस उसको पीछे नहीं ले जा सकते, तो क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल एडिवेटिक प्रोसेस। 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। In a resonance tube experiment, the tube is filled with water up to height 15 सेंटीमीटर, है ना, वाटर है 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है। From the bottom, it resonates with given tuning fork when the water level is raised. Next resonance अब बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया 20.5, है ना, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट रेजोनेंस मतलब एक लूप बना होगा, एक लूप बना होगा मतलब λ/2 रहा होगा, तो λ/2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, जो डिफरेंस है 20.5 माइनस 15, तो λ/2 हो गया 5.5, लैम्डा हो गया बच्चे 11 सेंटीमीटर,
क्या हो गया 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है 330, तो ट्यूनिंग फॉग का फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v अपॉन लैम्डा, v है 330, लैम्डा हो गया 11 सेंटीमीटर, तो ये 30 और ये हो गया 3000 हर्ट्ज, कितना हो गया 3000 हर्ट्ज। सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो भी हाइट का डिफरेंस है, पहले रेजोनेट कर रहा था फिर रेजोनेट किया अगला नेक्स्ट टाइम्स, तो वो जो गैप रहा होगा वो किसके बराबर होगा, एक लूप के बराबर हो रहा होगा जो कि लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। 25 नंबर चलिए देखते हैं, समझ गए होंगे। 25 द बेफ्रंट ऑफ अ सोर्स एट इंफिनिटी एंड ऑफ अननोन शेप इज अप्रोक्सीमेटली। अगर सोर्स बहुत दूर होगा तो लाइट क्या होगा, कैसे आएगी, पैरेलल। सोर्स कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट पैरेलल। और जब पैरेलल होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट होगा प्लेन, है ना। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 a parallel plate capacitor filled with a medium of dielectric constant 5 is connected across a battery and is charged. The dielectric slab is replaced by another slab of dielectric 12, then the energy is stored in the capacitor। यहाँ पे थोड़ा सा चलिए करते हैं। पहले मान लेते हैं एयर फील्ड कैपेसिटर है, a parallel plate capacitor filled with medium of dielectric 5, ठीक है। तो एनर्जी अगर लिखेंगे लेट ऐसे मान लेते हैं, समझने के लिए ले रहा हूं, मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। और इस कैपेसिटर के अंदर मान लो तुमने डाला के इक्वल टू 5 डाइलेक्ट्रिक, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब 5 सी नॉट, है ना, ठीक है। फिर मान लो इसी कैपेसिटर के अंदर वापस डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज कर दिया, के इक्वल टू 12 डाल दिया, तो वापस AC1 हो गया C2 नया एक, और AC2 कितना हो जाएगा बच्चे 12 C नॉट के बराबर, है ना। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो मुझे पता है इसका अगर 5 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैपेसिटेंस है तो दूसरे वाले का हो जाएगा 12 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को सी नॉट बोल दिया है, तो एक का 5 सी नॉट दूसरे का 12 सी नॉट। एनर्जी लिख लेते हैं, तो एनर्जी लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ 5 सी नॉट वी स्क्वायर। एनर्जी 2 लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ 12 सी नॉट वी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, देन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर परसेंटेज चेंज, है ना। तो E2 माइनस E1 अपॉन E1 और इंटू 100, यही करना है हमें, ऑप्शन में उसी तरीके से दे रखा है। तो E2 माइनस E1 इसमें कॉमन हो जाएगा हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, ठीक है, और ये बच जाएगा 12 माइनस 5, ठीक है, और नीचे आ जाएगा बच्चे हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 5, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 12 माइनस 5 7/5 इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140%, कितना आ जाएगा 140%। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीजेज बाय 140%, कितना 140%। क्लियर है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों। अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जब कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मतलब सन से उसका डिस्टेंस चेंज होते रहेगा कॉन्टिन्यूसली। तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है क्या, नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन गलत है। हैज
द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज फारडेस्ट टू द सन। हाँ, जब सन से दूर होता है तो वेलोसिटी कम हो जाता है, जब पास होता है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, गलत बात है। डी, एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ये भी गलत है। ई, टू फॉलो अ ट्राजेक्टरी सच दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी डीए अपॉन dt कांस्टेंट होता है। तो सही यहां पे बन रहा है बी एंड ई। तो बी और ई किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। 27 हो गया है, 28 हम लोग देखेंगे। हाँ, अ सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड with heat at constant rate and the temperature of the material changes as shown from the graph, the false conclusion drawn is। यहाँ पे ग्राफ से आपको कौन सा false conclusion दिख रहा है वो हमें पता करना है, इसमें false पता करना है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं। तो सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। हमने देखा होगा ये जो ग्राफ होता है, आपने कैलोरीमेट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा, ये जो होता है वो फेज चेंज होता है। तो एक बार सॉलिड से लिक्विड का फेज चेंज है और दूसरा बार लिक्विड से गैस का फेज चेंज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो रहा है फ्यूजन और यहाँ पे हो रहा है वेपोराइजेशन। तो ए बी क्या है? फ्यूजन और फेज चेंज हो रहा है। सी डी क्या है? वेपोराइजेशन, है ना, सी डी। ठीक है, अब सी डी इक्वल टू 3AB बोला है, 3AB। तो सी डी है वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन जो है वो 3 टाइम्स है किसके? फ्यूजन के। मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो 3 टाइम्स है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। इतना सारा बात निकल के आया। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 3 टाइम्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उल्टा बोल रखा है, गलत हो गया, है ना। वेपोराइजेशन 3 टाइम्स है फ्यूजन का, फ्यूजन 3 टाइम्स वेपोराइजेशन का नहीं है, है ना, तो ये गलत हो गया। ए बी एंड सी डी ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट फेज चेंज, सही बात है। ए बी रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ए बी सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज थ्राइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सही है। यहाँ पे बच्चे फॉल्स शायद चूज करना था, फॉल्स, ठीक है ना। तो फॉल्स पहला है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला। मतलब चूज आपको ये करना है, स्टेटमेंट वैसे गलत है। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। A uniform sphere of mass 1200 gram rolls without slipping on a plane horizontal surface with its center moving at a speed of 75 centimeter per second. Its kinetic energy is, यहाँ पे रोलिंग हो रहा है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में आपको पता होना चाहिए, तो हो जाता है हाफ m, है ना, हाफ m 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ये हो जाता है फॉर्मूला रोलिंग के अंदर। अब पुट कर सकते हैं स्फेयर के केस में हाफ m1 k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/5 इंटू वी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 5 7/10, 7/10 mv स्क्वायर आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल रोलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/10। मास कितना है बच्चे? 1.2 kg, 1200 ग्राम है तो 1.2 kg। अब वेलोसिटी हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, बाकी तो सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 3 0.47 जूल, है ना। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 0.47। क्लियर है? तो 29 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
A wire having linear mass density 8 into 10 to the power -4, लैम्डा दे रखा है और म्यू बोल सकते हो 8 into 10 to the power -4 kg per meter cube। A stretch between two rigid support with a tension T दे रखा है कितना 800 न्यूटन। The wire resonate at frequency 640, the next higher frequency, है ना। तो ये F2 माइनस F1 जो हो जाएगा बच्चे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, है ना। किसी भी दो कंसेक्यूटिव का जो डिफरेंस होता है वो फंडामेंटल के बराबर होता है। तो ये 720 माइनस 640 80 हर्ज आ जाएगा। फंडामेंटल क्या आ गया 80 हर्ज। और फंडामेंटल का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2L √T/μ। ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसके अंदर द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट इज 720। ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर L, तो L लिख सकते हैं 1/2F T/μ। L निकालना, F पता चल चुका है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 इंटू 80 T अगर लिखेंगे तो आएगा 800, कहाँ गया 800, और ये है 8 इंटू 10 to the power -4, है ना। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000, 8 कट जाएगा, -6 हो जाएगा तो 3 बाहर आएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 160। सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चे 6.25 मीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो 30 का सही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। On increasing the temperature of conductor, its resistance increases because the resistance बढ़ रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ रहा होगा। और रेजिस्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के, है ना। क्या होता है, रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने लगता है। फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट गया, जल्दी जल्दी टकरा रहा है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ना, है ना। रेजिस्टिविटी बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना। तो सही क्या आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही ऑप्शन हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। 31 का ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। A uniform rod of length 2 meter is bent at the midpoint to make 90-degree angle. The distance of center of mass from the center of rod is। आसान सवाल है। एक रॉड है जिसका लेंथ 2 मीटर है, उसको बेंड कर दिया, है ना। तो बेंड कर दोगे ऐसे, मास मान लो इसका कितना था, कुछ भी मान लो, मास 2m था, 2 मीटर था और मास 2m मान लेते हैं। तो m मास इसका हो जाएगा इधर वाले पार्ट का, m मास इधर वाले पार्ट का। इसको ऑरिजिन ले लेते हैं बच्चों, है ना। इसको ऑरिजिन ले लेते हैं तो ये 0 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो बेटा ये 2 मीटर है तो 1 मीटर ये हाफ मीटर हो गया, हाफ 0, और इसका हो जाएगा 0 एंड हाफ। ठीक है। अब इनका सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। तो x cm लिखेंगे तो हो जाएगा m1 x1, तो m और इंटू x हाफ है, प्लस इसका तो 0 हो जाएगा और मास हो जाएगा बच्चे 2m, तो आ जाएगा 1/4, है ना। और इसी तरीके से बाई cm लिखोगे तो बाई cm तो m1/1, तो इसका तो 0 है और दूसरे वाले का कितना है 1/2, अगेन 2m, तो अगेन क्या आ रहा है 1/4। तो बाई cm भी क्या आ गया 1/4। तो इस वाले पॉइंट का हमें क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट। हमें ये वाला डिस्टेंस लिखना है r, है ना। तो r हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, r हो जाएगा √x² + y²। तो 1/4 का स्क्वायर
प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू √2 और 1/2 √2, है ना। और इसको कर सकते हो 0.5 बाई 1.4, है ना। तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.4। एक मिनट, ये बच्चे आएगा 0.35 के आसपास, है ना, 0.35 के आसपास। तो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। तो 32 का सही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, 35.35 सेंटीमीटर। वो मीटर में है, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वही आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। A charge q/2 plus q/2 is placed at the origin। अच्छा यहां पे है, ठीक है। Origin of x by axis as shown in the figure। The work done in taking a charge q from A to B, A से B ले जाने में, A से B, है ना। तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी B माइनस पोटेंशियल एनर्जी A, पोटेंशियल एनर्जी B लिखेंगे तो हो जाएगा K q/2 और इंटू किसको, इंटू Q, है ना, अपॉन P पे, माइनस K q/2 Q अपॉन A। एलसीएम ले लेंगे तो A भी हो जाएगा, K Q इंटू Q अपॉन 2, ए भी हो गया तो बी ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो Q इंटू क्यू अपॉन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी अपॉन ए बी, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी अपॉन ए बी। अगेन 33 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, 33 का भी क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ 34 आसान सवाल है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। इफ पावर डेसिपेटेड इन द 16 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन 64 वॉट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर इज। ध्यान से देखिए इस सवाल के अंदर क्या बोल रहा है कि जो 16 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो कितना है, 64 वोल्ट। पावर क्या होता है बच्चे, आई स्क्वायर आर, है ना। तो आई स्क्वायर आर कितना है, 16, और ये कितना हो गया 64। आई स्क्वायर कितना हो गया 64 अपॉन 16 कितना 4, आई कितना हो गया 2 एम्पियर। क्या हो गया 2 एम्पियर। तो करंट पता चल गया हमें, किस में, 16 में। तो यहां पे जब करंट 2 एम्पियर है, यहां पे जब करंट बच्चे 2 एम्पियर है तो इसमें कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अरे पैरेलल में है दोनों ना, तो पैरेलल में जो करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर करंट कम। तो 16 में 2 तो 8 में 4, क्योंकि 16 दूना 32, 8 इंटू 4 32, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो टोटल करंट कितना आ गया बच्चे इधर, 4 और 2 6 एम्पियर। अब ये 6 एम्पियर 3 ओम से जाएगा और हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई इंटू आर। आई कितना है 3 ओम में 6 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 3, कितना हो गया 18 वोल्ट। कौन सा, तो 34 का क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं 35। A capacitor and an inductor coil are connected in series in a separate AC circuit with the bulb glowing in both the circuit. The bulb glows more brightly when। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसको, है ना। मान लो एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है
और साथ में एक बल्ब है, साथ में एक बल्ब है, कनेक्टेड है, ठीक। ओके, अब जो ऑप्शन इसके अंदर है वो बोल रहा है कि डायरेक्टर के अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपेसिटर के अंदर अगर हम डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो ब्राइटनेस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बल्ब का ब्राइटनेस। तो बल्ब का जो ब्राइटनेस है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर्किट के अंदर करंट पे। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा बल्ब उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि I के प्रोपोर्शनल होगा ब्राइटनेस, है ना, क्या होगा, ब्राइटनेस, ठीक है, I। और I जो होगा वो होगा V/Z, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Z के, ठीक है, ठीक है, ओके। और Z जो होगा वो होगा √R² प्लस XL माइनस XC के स्क्वायर, है ना जी, ध्यान से देखिए, Z यानी कि, और XL क्या होता है, XL होता है ω/L, XC क्या होता है 1/ωc। ये सबको रिलेट करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, XL बढ़ेगा, XC बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब तुम्हें C के बारे में सोचना है, C के बारे में, C बढ़ेगा तो XC घटेगा, C बढ़ेगा तो XC घटेगा, Z घटेगा, Z घटेगा तो I बढ़ेगा। क्लियर है, यही चीज देखना है यहाँ पे, है ना। यानी कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस जब बढ़ जाएगा तो जो XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब इम्पीडेंस घट जाएगा। और इम्पीडेंस घटने का मतलब करंट बढ़ जाएगा, और करंट जब बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है मोर ब्राइट व्हेन, पहला तो सही है, डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस करोगे, है ना, तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, ऐसा करोगे, सेपरेशन बढ़ाओगे तो C क्या हो जाएगा, घट जाएगा, C घटेगा, XC बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, I घट जाएगा, I घट जाएगा मतलब ब्राइटनेस घट जाएगा। दूसरा गलत है ना। द नंबर ऑफ टर्न्स इन इंडक्टर कॉइल, अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो L बढ़ेगा, और L बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, I घटेगा। क्लियर है, ये भी नहीं होगा। आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करोगे, अगेन L बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, I घटेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप समझ गए होंगे 35 का ऑप्शन 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Assertion: when height of a tube is less than liquid rise in the capillary tube, then liquid does not overflow। सही स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मान लो कोई लिक्विड है और ट्यूब है, और मान लो लिक्विड यहां तक चढ़ा हुआ है इसके अंदर। अब मान लो इस ट्यूब को नीचे की तरफ प्रेस करोगे, है ना, नीचे ले आओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहां तक पूरा फुल यहां तक चढ़ जाएगा लिक्विड, ओवरफ्लो नहीं होगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही लिक्विड एंड पे पहुंचता है ट्यूब के, उसका कांटेक्ट एंगल चेंज होने लगता है ना। तो कांटेक्ट एंगल चेंज होने की वजह से वो ओवरफ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं H इक्वल टू होता है बच्चे 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। H इक्वल टू हो जाएगा 2t, इसको r अपॉन cos थीटा लिख लीजिए, रो जी, r अपॉन cos थीटा। ये r जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्मॉल r है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है ना, क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो ये हो जाता है 2t अपॉन r रो जी, और ये r है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो h इंटू आर, क्या बचा, 2t अपॉन रो जी, है ना। ये सब तो लिक्विड का प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो h इंटू आर कांस्टेंट रहेगा, सही बोल रहा है।
दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और इवन एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इफ बोथ असर्शन एज रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 36 का क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 1। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। The length of metal wire is L1 when the tension is T1, L2 when the tension is T2. The unstretched length of the wire. मान लीजिए let natural length of wire is L. मान लीजिए वायर नेचुरल लेंथ का क्या है? नेचुरल लेंथ जो है वायर का वो क्या है? L। ठीक है, तो डेल्टा L1 T1 T इक्वल टू क्या, F इक्वल टू क्या होता है? हम लोग ने पढ़ा है स्प्रिंग के अंदर, F इक्वल टू होता है K डेल्टा L। K वही है बच्चे बाई A अपॉन L, है ना, तो उसको K लिख देता हूँ। किसी भी मटेरियल के लिए तो ये सब चीज़ कांस्टेंट हो गया ना, अगर कोई स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं तो F इक्वल टू पहले टेंशन लगाया T1, K डेल्टा L लिखेंगे तो आ जाएगा L1 माइनस L, तो K लिखेंगे तो आ जाएगा T1 अपॉन L1 माइनस L। सिमिलरली T2 इक्वल टू लिखेंगे तो आ जाएगा K L2 माइनस L, यहाँ से K लिखेंगे तो आ जाएगा T2 अपॉन L2 माइनस L, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों K ही है, K तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन L1 माइनस L, T2 अपॉन L2 माइनस L। अब ये हो जाएगा T1 L2 माइनस T1 L, T2 L1 माइनस T2 L। L को एक तरफ कर लेते हैं तो T1 L2 माइनस T2 L1 इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू L। तो L इक्वल टू आ जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, तो T1 L2 L1 T2 माइनस L2 T1 T2 बाई T1 पहला ही है ना, इसको माइनस कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों जगह तो पलट जाएगा T2 L1। जैसे T1 L2 माइनस T2 L1 है तो यहाँ पे उल्टा है, T2 L1 माइनस T1 L2 है ना, तो माइनस ऊपर नीचे लिख लीजिएगा दोनों जगह तो पलट जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से भी माइनस, वहाँ से भी माइनस। ठीक है, 37 का 1। 38 नंबर, a bar magnet of length L and magnetic moment M is bent in the form of arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment। देखिए बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट M दे रखा है, तो M इक्वल टू रहा होगा M इंटू L, है ना, तो M लिख सकते हैं हम लोग। पोल स्ट्रेंथ कैपिटल M अपॉन L हो जाएगा बार मैग्नेट का। पोल स्ट्रेंथ तो चेंज होगा नहीं, अब तुमने बेंड कर दिया, बेंड करने से क्या हुआ, अब ये डिस्टेंस निकालना होगा हमें। ठीक है बच्चे, ये आर है, ये 45 हो जाएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ए बी कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना, और इधर भी क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा 2r साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2r साइन 45, तो ये √2r के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2r के बराबर। अच्छा, r कितना है? तो r हम लोग जानते हैं 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं π/2 इंटू r इज इक्वल टू l, तो r इक्वल टू है 2l अपॉन पाई। अब मुझे लिखना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ m और इंटू डिस्टेंस AB, तो पोल स्ट्रेंथ m हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन L, और AB है √2r,
तो √2 और r की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2l/पाई। यहाँ से l और l कट जाएगा, यहाँ आएगा 2√2m/पाई। क्या आ जाएगा? 2√2m/पाई। सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो 38 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बच्चों। A satellite is revolving around the earth with orbital speed v0. If it stops suddenly, the speed with which it will strike the surface of the earth would be, है ना। देखिए यहाँ पे अर्थ है ना, इधर कोई सैटेलाइट है, मान लो h हाइट पे है। अब ये सडनली क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल स्पीड दे रखा है, ऑर्बिटल स्पीड है v0। तो हम लोग h हाइट पे हम मान लिया है, तो ऑर्बिटल स्पीड v0 हो जाएगा √gm हम लोग जानते हैं अपॉन r+h। आगे काम आएगा हो सकता है इसलिए लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये सडनली रुक गया तो वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हो गया, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो ए और बी पे एनर्जी सेम रहेगा, है ना। तो ए पे एनर्जी क्या हो जाएगा, -gmm, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, r+h। सडनली रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया बच्चों 0। सरफेस पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा -gmm/r और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12mv²। ठीक है, यहाँ से हम लोग m को हटा सकते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा -gm r+h -gm/r और यहाँ आ जाएगा v²/2। ठीक है, और लिख सकते हैं इसको इधर कर दीजिए, तो v²/2 हो जाएगा gm/r -gm/r+h। देखिए अगर v0² लिखें तो क्या हो जाएगा, gm/r+h। तो आपको कुछ दिख गया होगा, यहाँ पे v0 का स्क्वायर है, ठीक है ना। और v एस्केप अर्थ सरफेस पे v एस्केप लिखेंगे तो आ जाएगा √2gm/r, है ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग अगर लिखें तो ये हो जाएगा v0 और ये हो जाएगा एक मिनट इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, उसके बाद करते हैं तो ज़्यादा आसान लगेगा। v² हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2gm/r, है ना, और -2gm/r+h। अब थोड़ा आसान हो गया, है ना। v², ये है v एस्केप का स्क्वायर, क्योंकि v एस्केप होता है √2gm/r और ये है -2v0², है ना। तो v हो गया √v एस्केप का स्क्वायर -2v0 का स्क्वायर। है कोई ऑप्शन देख लीजिए, v एस्केप का स्क्वायर -2v0²। 39 का ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है हमें, है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? तो 39 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। A current carrying power line carries current from east to west, है ना, ध्यान से देखना पड़ेगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ऊपर इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब इसको थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा, करंट किधर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 मीटर, मतलब इस वायर के ऊपर पूछ रहा है, मतलब मेरे को इस तरीके से रखना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इधर कहीं पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ।
मतलब साउथ से नॉर्थ, इधर किसी ऊपर वाले पॉइंट पे किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ। सही ऑप्शन 4। तो 40 का सही ऑप्शन हो गया 4 नंबर। 41 देखते हैं। 41 द प्रेशर ऑफ गैस changes linearly volume from A to B as shown in figure if no heat is supplied। डेल्टा क्यू 0 दे रखा है। टू आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू 0 है, मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो माइनस ऑफ एरिया, तो माइनस ऑफ एरिया, एरिया लिखोगे बेटा तो हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 20 या 90 110 और इनटू हाइट 40 से 240 200। ठीक है, यही आया। तो बाकी यूनिट देख लेते हैं। सीसी है तो 10 टू द पावर -6 आएगा और ये 10 टू द पावर 3 आएगा। तो 3 2 5 और 1 6 सब गायब हो गया है ना। तो 2 से 2 और माइनस में -11 जूल, ऑप्शन नंबर 2। तो 41 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया बच्चे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। An average EMF of 5 volt is induced in an inductor when the current I is in it changes from 2 ampere in one direction to the same value in the opposite direction। डेल्टा आई देखो 2 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मतलब 4 एम्पियर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन इन कितना टाइम दे रखा है 0.2 सेकेंड। ठीक है, ईएमएफ हो जाएगा बच्चे एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ईएमएफ आया है 5 वोल्ट, एल हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा आई है 4 और डेल्टा टी है 0.2। तो यहाँ से एल लिखेंगे तो 5 इंटू 0.2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 हेनरी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 42 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस आर इन द रेशियो 2:3। इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए एक कन्वर्जिंग लेंस है, बना देता हूं। मान लीजिए एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ लिखेंगे, रेशियो दे रखा है दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का। मान लो इसका 2r है, इसका 3r है ना। तो इसका अगर फोकल लेंथ लिखोगे तो 1/f क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 1.5 माइनस 1/r1 लिखेंगे तो 1/2r हो जाएगा और माइनस ऑफ 1/3r। ठीक है, तो आएगा 1/2। ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6r और ऊपर आ जाएगा 5 इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब यहां से हम लोग r पता कर सकते हैं। r इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 5f/12। क्या हो जाएगा, 5f/12। f दे रखा है सवाल के अंदर 12, तो 5 इंटू 12/12। r हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर और दूसरा वाला हो जाएगा 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने r निकाल लिया, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2r है, दूसरे का 3r है, तो 10 और 15 आ गया। तो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, तो 43 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, हाँ
As given in the figure, a series circuit connected across 200 volt 50 hertz line consists of capacitor of capacitance reactance 40 ohm and a non-inductive resistance of 36 ohm and a coil of inductive reactance of 100 ohm and resistance 44 ohm. The power dissipated in the circuit. Power पूछ रहा है, पावर हो जाएगा बच्चे I स्क्वायर RMS इंटू R, है ना. तो IRMS पहले हम लोग निकाल लेते हैं, VRMS तो दे रखा है, तो IRMS हो जाएगा पहले IRMS हो जाएगा VRMS अपॉन Z. तो Z निकालना पड़ेगा, तो Z कितना, तो Z हो जाएगा R स्क्वायर. R कितना है बच्चे, तो 44 और 36 80 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, तो 100 माइनस 40 60 का स्क्वायर. Z आएगा 100, VRMS है 200, Z हो गया 100, करंट आया 2 एम्पियर. IRMS कितना आया 2 एम्पियर. अब IRMS 2 का स्क्वायर और इंटू R. टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में बच्चे 40 36 80. ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 80 320 वोट. तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 320 वोट. क्लियर है, आसान सवाल था. इसको आप VRMS IRMS cos फाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए cos फाई फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा. और पावर हमेशा रेजिस्टिव सर्किट रेजिस्टेंस के थ्रू ही लॉस होता है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू लॉस नहीं होता है. एवरेज पावर देखोगे एक साइकिल के अंदर तो 0 होता है. ठीक है, इसलिए सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस की वजह से लिखा है. 44 हो गया. 45 देखते हैं हम लोग. A particle is acted upon by a constant power, then which of the following physical quantity remains constant? Power constant पूछ रहा है, बोल रहा है power constant मतलब dW upon dt और dk upon dt दोनों constant. Rate of change of energy power होता है. तो which of the following physical quantity remains constant? तो kinetic energy गलत है, rate of change of kinetic energy सही है ना. rate of change of momentum गलत है, स्पीड गलत है. तो 44 का हो जाएगा 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 टिक कर चुका हूं. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिए. 46 के अंदर बोल रहा है, a ray of light is incident at an angle of 75 degree on one face of a prism of angle 30 degree. The emergent ray of light makes an angle 45 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, देखिए ये है इंसिडेंट रे और ये हो गया इमर्जेंट रे. तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच का जो एंगल होता है वो डेल्टा कहलाता है डेविएशन, है ना. तो डेविएशन 45 डिग्री दे रखा है. ठीक है, और इंसिडेंट एंगल मतलब आई भी दे रखा है कितना 75 डिग्री. और क्या दे रखा है, और देख रहा है प्रिज्म एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री. सब कुछ गिवन ही है और हमसे पूछ रहा है कि इमर्जेंट रे कितना एंगल बनाएगा प्रिज्म से. तो डेविएशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं I प्लस ई माइनस ए हो जाता है. तो डेविएशन डेल्टा है 45 इक्वल टू I है 75. ई नहीं पता है लेकिन ए पता है कितना 30 डिग्री. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई क्या आ रहा है 0. ई 0 आ रहा है, मतलब कि जो इमर्जेंट रे है वो सेकेंड फेस के ऊपर परपेंडिकुलर है ना. क्या है, परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे पूछ रहा है द एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विद सेकेंड फेस, तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना. नॉर्मल से 0 डिग्री बना रहा है. ई का वैल्यू 0 का मतलब नॉर्मल से 0 है, यहाँ पे फेस से पूछ रहा है तो फेस से क्या हो जाएगा 90 डिग्री. तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है. अगला सवाल देखते हैं 47. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 concentric half ring of radii r and 2 are having same linear charge density. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाफ सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर पे उसका वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाई आर. इसको लिख सकते हैं और लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं. दोनों सेम ही चीज है ना. तो यहाँ पे लैम्डा के टर्म में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आपको 2 रिंग दिख रहा होगा, दोनों सेम तरह से पॉजिटिवली चार्ज है. तो एक की वजह से
अगर मैं छोटे वाले की वजह से लिखूं तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बड़े वाले की वजह से लिखूं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह पे क्या आ जाएगा 2r, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा अपॉन ए हो गया 2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको लिख सकते हैं आप 3 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 3 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 47 का सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, मतलब हाफ के ए स्क्वायर, कितना दे रखा है 64 जूल। A is amplitude of oscillation at a/4 the kinetic energy बच्चे हो जाता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ के ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या डालना पड़ेगा a/4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हाफ के 15a स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि 15/16 इंटू हाफ के ए स्क्वायर, यही आ रहा है, और हाफ के ए स्क्वायर है 64, तो 15/16 इंटू 64 कितना 60 जूल। सही ऑप्शन हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर 4। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चे, तो 48 का ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। The figure shows a magnetic force F equal to 30 Newton acting on block of mass 2 kg on inclined plane. What is the normal reaction on the block? Normal reaction, इधर नॉर्मल लग रहा होगा बच्चे, है ना। इधर क्या लग रहा होगा, एक तो लग रहा होगा mg cos थीटा, और दूसरा लग रहा होगा, देखिए थीटा है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट इसका आ जाएगा एफ साइन थीटा, है ना बच्चे। तो नॉर्मल यहाँ पे जो आ रहा है बच्चे वो आ रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। क्या रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा, एम जी कितना है बच्चे 20, कॉस 30 लिखूंगा तो हो जाएगा √3/2। एफ कितना है 30, साइन 30 लिखूंगा तो 1/2, तो हो गया 10√3 और ये हो गया 15। 10√3 का मतलब 17.3, सॉरी प्लस है साइन, प्लस 15, ये हो जाएगा 32 पॉइंट समथिंग, 32 न्यूटन। क्या हो जाएगा 32 न्यूटन। तो 49 का हो गया बच्चे ऑप्शन 4। क्या हो गया ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। In which of the following pairs the two physical quantity has different dimension? आपको पता है एनर्जी और टॉर्क का सेम होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का भी सेम होता है, इंपल्स लिनियर मोमेंटम का भी सेम होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स बिल्कुल अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया टॉर्क, उसका अलग आएगा, है ना। तो ये वाला डिफरेंट है, तो इसमें हमसे डिफरेंट ही पूछ रहा था, तो मतलब इन दोनों का सेम नहीं है। तो आंसर हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए 1 से लेके 50 तक। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।